शिक्षक गायन संगोष्ठी एवं छात्रसभा आपका प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, इसमें क्या कुछ खास परिचय दी पड़े। मैं डॉक्टर अशोक कुमार अवाक और 66वें प्रांतीय अधिवेशन में मुझे महामंत्री निर्वाचित किया गया है सर्वसम्मत से। तो पहले मैं उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूं। और यह जो प्रांतीय अधिवेशन था लगभग 12 वर्षों से लंबित था। इस अधिवेशन को ऐतिहासिक कहा जा रहा है कि जो बंद पड़ी प्रक्रिया थी उसको शुरू किया गया। शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग इस मंच से लेकर के नई कार्यकारिणी पूरी ऊर्जा पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ेगी। संबंधित अधिकारी और मंत्रियों से इस पर वार्ता करेंगे। सर, किन प्रमुख बिंदुओं से चर्चा सर की गई है। मुख्य बिंदुओं में है जैसे कि हम लोग पहले पुरानी पेंशन मिलती थी, अब बंद कर दी गई, ओपीएस लागू करना। इसके अलावा अन्य राज्य कर्मचारियों के समान हमें भी एसीपी की सुविधा दी जाए। एडेड के जो टीचर्स हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, जबकि हम लोग लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आते हैं, हमें 60 वर्ष का ही अवसर मिलता है। हमारी ये भी मांग है कि हमें भी 62 वर्ष की सेवा का अवसर दिया जाए। पदोन्नत की प्रक्रिया बहुत शिथिल है विभाग में। एक ही पद पर लोग 10 साल 15 साल से सेवारत हैं, पदोन्नत नहीं हो पा रही है। तो हमारी मांग है कि पदोन्नत की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। सर, एनईपी की बात करें सर, इसमें क्या विचार विमर्श रहेगा सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई बिंदु ऐसे हैं जो उचित है, लागू होने चाहिए, क्योंकि परिवर्तन तो नियम है, उसे हमें प्रोग्रेसिव होकर के स्वीकार करना चाहिए। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर जो बहुत प्रकार की सूचनाएं हमसे लगातार शिक्षकों से मांगी जाती हैं, उनका जो मुख्य कार्य है शिक्षण, उसको छोड़ करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दिन रात भरते रहते हैं। थोड़ा दबाव बढ़ता जा रहा है। इन अनर्गल जो सूचनाएं उनको कम किया जाना चाहिए और शिक्षकों को मुख्यतः केंद्रित होना चाहिए पठन पाठन पर, जिससे बच्चों का भविष्य और जिससे प्राणधार मजबूती से तैयार हो सके। सर, जो प्रमुख समस्याएं काफ़ी समय तक चली आ रही है, जो विलंबित हुए समय, तो उस पर सर क्या आप लोग सरकार से सर क्या करेंगे। हम लोग एक कार्यकारिणी गठित हो जाती है तो सरकार के पास अपना ज्ञापन लेकर जाएंगे, प्रत्यावेदन, और उनसे निवेदन करेंगे कि अविलंब इन पर कार्रवाई की। सर, मांगे ना पूरी पर आगे की रणनीति अब क्या होगी। मांगे न पूरे पर रणनीति हम लोग बैठ करके निर्णय हुआ है कि ग्रीष्मकालीन चिंतन शिविर लगाया जाएगा। उसमें यदि कार्यकारिणी हड़ताल या अन्य लोकतांत्रिक विधियों पर जाना चाहेगी तो हम उसको एडॉप्ट करने के लिए विवश होंगे। जो संगोष्ठी को छात्रों अधिवेशन से यहाँ पे हुआ है सर, उसमें सर क्या कुछ खास है, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं सर विस्तार से। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आप हम लोगों के लिए समय निकाले। आज ये हमारा 66वां अधिवेशन जो है शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज का ये अधिवेशन ऐतिहासिक रहा, जिसमें शिक्षा विभाग के और शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम विद्वत समाज के लोग एकत्रित हुए। सब लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और ये आशा और विश्वास के साथ उन लोगों ने इस संगठन को ताकत दी कि निश्चित ये संगठन समाज के हित में, शिक्षा के हित में, छात्र हित में एक अग्रणी भूमिका के रूप में आएगा और शिक्षक समस्याओं का निस्तारण करेगा। इसी के साथ साथ हमारा मूल उद्देश्य ये भी था कि हम परीक्षा पर चर्चा और परीक्षार्थियों पर बढ़ते दबाव पर भी फोकस करें। इस बिंदु पर भी तमाम वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए और उन्होंने बच्चों के ऊपर बढ़ते हुए परीक्षा के दबाव को कम करने की तकनीकी बताई। और हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षक समाज पूरे मनोयोग के साथ शिक्षा के लिए, छात्र के लिए कार्य करेगा। निश्चित हमारा समाज, हमारा राष्ट्र एक उन्नतशील राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र के रूप में विकसित होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को सर, वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था की सर सबसे बड़ी चुनौती सर क्या होगी। सर, शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती सर, हम मानते हैं कि शिक्षा पे हमारा सिस्टम प्रभावित है। हमारे शिक्षा जगत में सर जो शिक्षक है इस समय वो मूल कर्तव्यों से इतर है। मूल कर्तव्य हमारे हैं शिक्षण कार्य पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन आजकल ऐसी व्यवस्था हो गई है, सरकार ने दुनिया के सारे कार्यों को शिक्षा के सामने रख दिया है। शिक्षक हमारा जनगणना करने के लिए है, शिक्षक हमारा बाल गणना करने के लिए, शिक्षक हमारा वोटर लिस्ट में बीएलओ बनने के लिए है। ऐसी स्थितियों में शिक्षक अपना मूल कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अगर हम अपनी प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, निश्चित एक सुदृढ़ समाज बनेगा। ये हम लोगों के अंदर की एक पीड़ा है और इस पीड़ा को मैं शासन तक पहुंचा
पहुंचाना चाहता हूं कि शासन इस मूलभूत बिंदु पर अमल करे और ये शिक्षकों को केवल और केवल शिक्षण का कार्य दे। निश्चित समाज में तरक्की और उन्नति होगी और राष्ट्र हित में अच्छे हमारे कर्णधार तैयार होंगे। थैंक यू। आयोजन किया गया इसमें और संगोष्ठी भी हुई है सर। तो इसमें सर जो पुरानी समस्या को लेकर सर जो चला रहा था पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, तो उसमें क्या करना चाहेंगे सर इसके बारे में? ये पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए और शिक्षक इसके लिए संघर्ष करेंगे। और जो अधिवेशन हुआ है अच्छा सफल अधिवेशन रहा और अच्छा रहा। शिक्षकों की मांगें जो हैं बड़ी न्यायोचित हैं और शासन द्वारा विभाग द्वारा GIC के प्रिंसिपल के पद क्लास 1 होते हुए उनको क्लास 2 का ही सारी सुविधा दी जा रही है। यह उनके साथ अन्याय हो रहा है। हमारे शिक्षक कल प्रमोट हो तो वहाँ जाएंगे और GIC में जितने भी पद रिक्त हो रहे हैं, लोक सेवा निवृत्त हो रहे हैं, किसी भी कारण से पद खाली हो रहा है, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये सब रिक्त पड़े हुए हैं, कौन इनको पढ़ाए? इसलिए सरकार को चाहिए कि इन पदों को भरे और शिक्षा के उन्नयन की बात करना तभी सफल हो। सर NEP को लेकर सर बात करें सर तो कोई सर नई योजना सर कोई बनाएंगे सर आज इस अधिवेशन के माध्यम से सर? अब NPS और OPS की बात जहाँ चल रही तो OPS पर ज़्यादा जोर है, सब OPS चाह रहे हैं। सर सरकार से अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से सर? गवर्नमेंट से ही चाहेंगे कि OPS देना चाहिए। जब शिक्षक की मर्जी अगर चलती है, उनकी बात मानते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं तो OPS देना चाहिए। उनकी मांग है, जब उनकी मांग है हमेशा देते रहे हैं लोग, तो कुछ प्रांत दे भी रहे हैं तो देने में क्या दिक्कत है? सरकार आर्थिक रूप से भी मजबूत है, केंद्र और प्रदेश सब, तो उनको देने में क्या दिक्कत है? देना चाहिए। सर जमीनी स्तर पर सर आगे रणनीति क्या रहेगी? जैसे कि सर अध्यक्ष जी बताया कि कल आप लोग दिल्ली में सर वहाँ पर धरना दिया है सर, तो अगर आप मांगे सर पूरी न की जाए तो सर आगे सर रणनीति क्या रहेगी? अभी ऐसा है कि संगठन जो होता है, संगठन ये क्रमशः अपना विरोध प्रदर्शन प्रदर्शित करता रहता है और करता रहेगा। अब सरकार इसको कहाँ तक बर्दाश्त कर पाएगी, कहाँ तक छोड़ती जाएगी, अब ये सरकार के ऊपर है। मेरे समझ से लड़ाई लंबी न खींच करके सरकार को आ जाना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि इस GIC में एक टीचर हुआ करता था CT संबर का, अब वह पद रिक्त मतलब डेड हो गया। लेकिन जो CT संबर के लोग थे उन सबको न्यायालय द्वारा मॉडल स्कूल के सहायक अध्यापकों के पैटर्न पर उनका वेतन निर्धारण कर दिया गया, जिसमें उनको अच्छा खासा लाभ मिला सभी का। बचे हैं केवल जो 2004 में सेवानिवृत्त हुए हैं, क्योंकि वह जो कट ऑफ डेट दी गई थी फैसले में, उससे वो पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, जबकि CT संबर के ये हैं और जिन लोगों को लाभ मिला है उनसे वरिष्ठ हैं, उन्हें पहले मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उन पर विचार नहीं कर रही है। सर अपना ज्ञापन भी दिया होगा अकेला 2004 के लोग हैं, जब पूरे प्रदेश में शायद 100 की संख्या है, कोई बड़ी संख्या भी नहीं है। तो यह भी इनको देकर विसंगत दूर कर, जो असंतोष है शिक्षक में, संतोष मिल जाना चाहिए। सर अपने सर ज्ञापन भी दिया होगा सर उच्च अधिकारी को भी और सर मुख्यमंत्री मैंने को दिया है। तो सर अभी तक आश्वासन क्या मिला सर? कुछ नहीं, कोई उस पर जू नहीं देखती है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री को डॉक्टर दिनेश शर्मा को जी को दिया, उन्होंने प्रमुख सचिव को दे दिया, लेकिन कुछ नहीं। अब कहाँ गया विभाग में, उस पर क्या हुआ, नहीं कोई क्रिया नहीं कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है, तो उसको इतना देना चाहिए। सर एक बार परिचय दीजिए। राम सहाय शर्मा। आप मतलब आप अपना पद तो बता दीजिए सर। मैं मूल प्रांतीय अध्यक्ष राजकीय और मुख्य संरक्षक राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, अद्यतन प्रांतीय संरक्षक उत्तर प्रदेश पेंशनर कल्याण संस्था बाबू। राजधानी लखनऊ में यहाँ पे आज
संगोष्ठी एवं अधिवेशन का आयोजन किया गया। और क्या मैम इसमें जो समस्या के लिए आज हम काफ़ी समय से इसमें पेंशन को लेकर के उसके क्या कहना चाहेंगे परिवर्तन अपील को करें? पेंशन वाली जहाँ तक सरकार की ये रीति है गलत है। एक आदमी सारी ज़िंदगी अपनी एक विभाग को एक परिवार हम लोग तो मानते हैं इसको, शिक्षा विभाग को अपना परिवार मानते हैं, परिवार में हम सारी ज़िंदगी अपनी बिताते हैं। और जिस समय हम असक्षम होते हैं शारीरिक रूप से, उस समय परिवार में निकाल के अलग कर देता है कि इनसे कोई मतलब नहीं, ऐसी सिक्योरिटी करते हैं, ऐसी स्थिति जो गलत है। जो पेंशन थी एक ओल्ड एज का सिर्फ था हम लोगों का, वो मिलना चाहिए। जैसे काफ़ी समय से लंबी समस्या चली आज मैम सरकार से आपने अपील की है और बाकी आपको बड़ा आश्वासन मिला चला, तो जमीनी स्तर पर में आपकी रणनीति क्या रहेगी आपके बाद समस्या को आगे बाहर रखी है? तो जारी रहेगा हमारा संघर्ष, लेके तो हम रहेंगे। और ये नहीं तो दूसरी सरकार करेगी, सरकार नहीं हमारी करती है, तो ये उम्मीद यहाँ तो हमें नहीं है यहाँ से कुछ भी हमको मिलेगा। दूसरा जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि शायद ये चाहते ही नहीं कि शिक्षा में आगे लोग बढ़े या शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। आज स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता जा रहा है। उसका मेन रीज़न ये है कि टीचर्स को ये शिक्षा में लगाने की बजाय कि हम शैक्षिक काम करें, हम दूसरे कामों में हमको इन्वॉल्व। मैम इस पे क्या कहना चाहेंगी? जैसे जो शिक्षक हैं उनको कभी BLO की ड्यूटी दे दी जाती है, कभी अदर्स पे लगा दिया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही कह रहे हैं ना, तो ये क्यों लगाते हैं? लेकिन इनके पास इतने कर्मचारी हैं जो जिस विभाग का है उसको क्यों नहीं वहाँ पर देते? जबकि शिक्षक इतनी अहम भूमिका निभाता है समाज में, समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण शिक्षक के ही ऊपर है। आप उस शिक्षक को बिल्कुल बेकार का समझे हुए सब तरफ लगाएंगे बजाय इसके शिक्षा चर्चा की गई प्रमुख बिंदु हम क्या रही आज पेंशन तो वही है हमारी, उसके अलावा शिक्षा उन्नयन हमारे उन्नयन के लिए ज़रूरी है कि हमारी ड्यूटी कहीं और न लगे। हमको केवल शिक्षा में ही रहने दें, हमें शैक्षिक कार्य से जितना कराना चाहें वो करें, उसमें फिर रिजल्ट। लेकिन मैं अपना नाम बता दीजिए। मीनाक्षी कौन? थैंक यू। उसमें जो दिक्कत आ रही है सर क्या कहते हैं उस बारे में? मैं सत्यम शिवम सुंदरम वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष राजकीय शिक्षक हूँ। सरकारी स्कूलों में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो पोस्टिंग नहीं हो रही है, काफ़ी पद रिक्त हो गए हैं, और जिसके कारण जो है परीक्षा की जो नई जो है प्रणाली आई है एजुकेशन न्यू पॉलिसी, उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जोड़ दी गई है। उसके कारण अध्यापकों को जो है जो पठन के मूल पर उसमें जो कहते हैं सम्मानित होने का कम अवसर मिल पा रहा, अन्य एक्टिविटीज बढ़ रही है, जिसके कारण जो कहते हैं अध्यापकों पर प्रभाव पड़ रहा है, विद्यार्थी जो प्रभावित हो रहे हैं, शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। और इसके अलावा जो है राजकीय स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी जो कहते हैं अभी भी जो कहते हैं काफ़ी वीक है, कमज़ोर है। हालांकि कुछ योजनाएं लाई गई हैं, PMC योजना के अंतर्गत कुछ विद्यालय उनमें जो है रंग रोगन हुआ है कुछ अच्छा, और अलंकार योजना के अंतर्गत जो है कुछ एक्टिविटी बढ़ी है, अटल लैब है, नक्खट लैब है, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं विद्यार्थियों के लिए। लेकिन जो टीचर इनके लिए होने चाहिए, जैसे अटल लैब में जो है क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमको मूल जो क्या कहते हैं उसकी ट्रेनिंग चाहिए, और हमको केवल वही काम होना चाहिए। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट देते हैं, तो इसके अलावा न तो टेक्नोलॉजी की संबंधित शिक्षा हम पूरी तरह से विद्यार्थियों को दे पा रहे हैं, ना हम जो सब्जेक्ट। इसके अलावा अन्य जो दबाव हैं बहुत ही ज़्यादा जो है शिक्षकों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे हमारे बहुत सारे टीचर जो इस समय जो है निर्वाचन की जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है सम्मिलित हैं, परीक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। हमारे जो है विद्यार्थियों को जो फीडबैक हम टीचर्स के द्वारा मिलना चाहिए वो फीडबैक नहीं मिल पा रहा है, और उसके लिए हम लोग बहुत चाहते हैं कि हम लोग अधिक से अधिक, लेकिन इसी के कारण जो है विद्यार्थियों की संख्या घट रही है। और विद्यार्थी जो क्या कहते हैं जो परीक्षा को जो है इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा जितनी
आज समय है कि हम लेकर के सरकार लेकर के ऐसे कदम उठाए कि अध्यापक पठन पाठन के कार्य है, अन्य कार्यों में हम जो क्या कहते हैं शिक्षकों की कुछ समस्याएं होती हैं जिनका जो कहते हैं उनसे हम पूरे सेवा काल में अपना प्रमोशन नहीं ले पाते। अब प्रमोशन के लिए संघ को बहुत आवाज़ उठानी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद जो है प्रमोशन नहीं होता है। और जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो जो हमारे विभाग में जो अतिक्रमण कर रहे हैं, इससे शिक्षकों के प्रवक्ताओं के जितने जो है प्रभावित है, प्रवक्ताओं को प्रोन्नत नहीं मिल पा रही है। एल्टीमेट टीचर्स का जो कोटा उसके अनुपालन में जो है प्रमोशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो है डिजिटल इंडिया का जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़ करके जो विद्यालय में कार्य दिया जा रहा है, इसके लिए हैं उसका हम विद्यार्थियों का सदुपयोग कर सकें। उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों पर विचार करेगी। राजकीय शिक्षक हैं सारे अपनी आवाज़ को सांकेतिक रूप से हमेशा पहुंचाता रहा है और हम सरकार के सकारात्मक कदमों की प्रशंसा करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों और शिक्षिकाओं पर जो संगोष्ठी एवं अधिवेशन का आयोजन किया गया, इसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया। क्या तो अपने परिचय दीजिए, कहाँ से आप आए हैं और सर जो प्रमुख समस्या चली आ रही है इस समय, जैसे GST को लेकर के हो गया और जो रिटायरमेंट को लेकर सर 62 से 65 की सर मांग की जा रही है, सर उसकी क्या करना चाहिए परिचय दीजिए। मेरा नाम CL रोज है, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अभी आज जो अधिवेशन चल रहा है नीचे इनका RSS UP का 66वां अधिवेशन है, तो इसमें मुख्य रूप से जो मांगे चल रही हैं कि जो टीचर्स की रिटायरमेंट की जो एज है वो डिफरेंट है, 60 है, 62 है, कॉलेज लेक्चर्स की कुछ अलग है, तो उसका एक करने की मांग हमारी रहेगी। दूसरा ओल्ड पेंशन की तो है ही है हमारी सबसे मुख्य बात है। और अभी हमें रिसेंटली ही ऑल इंडिया फेडरेशन ने और विभिन्न संगठनों में मिलकर के इसी को लेकर के टैट जो टीचर्स का एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको लेकर के हमने जंतर मंत्र पे धरना भी दिया। लगभग 5000 शिक्षक वहाँ मौजूद थे, दक्षिण भारत से बहुत से लोग आए हैं और वो हमारा सफल धरना रहा है इस देश में। और इसी प्रकार से जो मुख्य टैट का जो मुद्दा चल रहा है उस टैट को भी है, ओल्ड पेंशन को भी लेकर के है। टीचर्स के ऊपर जो अतिरिक्त भार शिक्षण कार्य के अलावा जो अतिरिक्त भार है उसको गवर्नमेंट किसी भी रूप में कम करे और जो मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय कार्य हैं जैसे जनगणना का है इत्यादि कार्यों में ही शिक्षकों को ही लगाया जाता है जाए, अन्यथा और जो जितने भी कार्य हैं उन सबसे इनको हटाया। सर समस्या अगर बहाल की है उसका आगे पूरी जमीन सर साली रणनीति करेगी, अगर कोई आश्वासन क्या कोई धरना प्रदर्शन करेंगे अगर नहीं मानती सरकार? मुख्य रूप से हमारा तो आंदोलन का ही रुख रहेगा। अगर रिसेंटली चुनाव भी आ रहे हैं हम उनमें भी जो है इनको प्रेशर के रूप में काम करेंगे और निश्चित रूप से हम चाहेंगे हमारी सरकार मांग पूरी करे, क्योंकि हमारी मांग कोई नाजायज नहीं है, सब जायज मांग है। प्रयास हमारा यही है। सर जैसे कि शैक्षिक से उन्होंने यहाँ पे संगोष्ठी एवं अधिवेशन का आयोजन किया गया, इसमें सर अपने परिचय देते हुए सब बताइए जो समस्या चली आ रही है इसमें प्रमुख समस्या है उसका किन किन बिंदुओं पर चर्चा सर की है मंच के माध्यम से आज। एक्चुअली शिक्षा के उन्नयन के लिए मेरा मानना है कि शिक्षक एक ऐसा समाज का दर्पण है जो कि समाज को और देश को राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है और करता भी है, करता रहा है। शिक्षक की जैसा कि मैं यहाँ पर सुना है मैंने कि शिक्षकों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं, उन सुविधाओं को जितना शिक्षा संस्थान बेहतर होगी और उनके जो शिक्षक हैं जब वो बेहतर होंगे तो निश्चय ही एक अच्छी शिक्षा का उन्नयन होगा और अच्छी शिक्षा का उन्नयन होगा तो देश और विकास का विकास होगा, बहुत बड़ा योगदान। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैं गांव से आया था और गांव से आफ्टर पासिंग द इंटरमीडिएट आई ज्वाइन द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। देयर आफ्टर वहाँ पर मैंने देखा मेरे माता पिता इलिटरेट थे
उन्हें मालूम भी नहीं था कि क्या नहीं, क्या होती है शिक्षा। लेकिन जैसे ही मैंने उस शिक्षा के आलय में गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो एक मुझे ये लगा कि मैं बहुत कुछ वहाँ पर आ गया हूँ जहाँ से कुछ हम पा सकते हैं और हम कुछ बन सकते हैं देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ दे सकते हैं। तो वहाँ पर शिक्षा का जो आलय था, उन्नयनता थी उसमें, और वो उन्नयनता की वजह से हमने अच्छी शिक्षा पाई। सर ये बताइए हाँ। कि अभी जैसे शिक्षकों को जैसे कभी बीएलओ की ड्यूटी लगा दी जाती है और कभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व लगा कर देते हैं। अगर जैसे आपने अभी बताया कि कल दिल्ली वगैरह में धरना दिया गया था, अगर ये सब बातें नहीं मानी गई तो आप क्या धरना फिर से करेंगे? आपकी ये बहुत अच्छी बात। शिक्षकों को काम किसी चुनाव या किसी उसमें लगाने का नहीं होना चाहिए। शिक्षक होता है, वो देश के निर्माण में उसका ही बहुत बड़ा योगदान है जी, क्योंकि वो हर तरीके से जब बेहतरीन शिक्षा होगी, पढ़ाएगा और वो दूसरे कामों में लगा रहेगा तो उससे शिक्षा चौपट होगी। क्योंकि और आपके पास एजेंसियां हैं, उसमें लगा दीजिए उनको। क्या टीचर्स ही मिलते हैं, चाहे वो बेसिक के हों। उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो शिक्षा में जो शिक्षकता रहे, बहुत अच्छी शिक्षा। सर सरकार से क्या अपील है आपकी? हमारी सरकार से ये अपील है कि शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा माहौल अच्छा दीजिए, अच्छे शिक्षक दीजिए और उनमें राष्ट्र निर्माण की भावना होनी चाहिए। सर एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से आए हैं? मैं RS मिर्धा, मैं रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हूँ और हम यहाँ पर हमें बुलाया गया है जी, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आप लखनऊ से आए हैं? हाँ, संप्रति में जी, एडवोकेट हाईकोर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।